हेलो स्टूडेंट्स, आज का कारक है करण कारक, तीसरे नंबर का जो कारक है जिसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसके पहले हमने कर्ता कारक और कर्म कारक पढ़े थे। कर्म कारक उनमें सबसे बड़ा डिटेलिंग कारक था जिसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस थे। अब ये जो करण कारक है इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर हाँ थोड़े बहुत रूल्स रेगुलेशन हैं कि हम ये जानेंगे इसमें कि किस किस जगह पर हमको तृतीय विभक्ति संज्ञा और सर्वनाम की लगानी है। हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि संस्कृत में कोई भी शब्द बिना प्रत्यय के प्रयोग नहीं होता है, और उसको प्रयोग में लाने के लिए जो सुपादी 21 प्रत्यय हैं उनके माध्यम से जितने शब्द बनते हैं उन्हीं 21 शब्दों में से ही हमें वाक्य में प्रयोग करना होता है। तो वो उनमें से क्या चीज़ ऐसी होगी जो ये डिसाइड करेगी कि कौन सा शब्द लिया जाए, वही कारक कहे जाते हैं। अलग अलग कारक के अलग अलग नियम हैं कि हर एक चीज़ के लिए पर्टिकुलर कि भाई ये स्थिति होगी तो ये वाला कारक लगेगा, ये स्थिति होगी तो ये वाला कारक लगेगा। बस वैसे ही हम अब करण कारक पढ़ेंगे जिसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो करण कारक होने पर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की तृतीय विभक्ति होती है। करण के जो चिन्ह है वो क्या है, से और के द्वारा। तो करण मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ के माध्यम से जो क्रिया करते हैं ना वो से और के द्वारा ही बताई जाती है। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे उसको। तो वहाँ पर करण चिन्ह होता है। वो बहुत सारे स्पेशल शब्द और स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर करण कारक का प्रयोग होता है, उसके लिए जो नियम है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। कारक का आइडेंटिफिकेशन उसके जो मूल चिन्ह है से और के द्वारा होता ही होता है। इसके अलावा कई और स्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ उसका मूल चिन्ह प्रेजेंट नहीं है फिर भी हम करण कारक लगाते हैं। वो कौन सी परिस्थितियाँ हैं वो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम करण किसे कहते हैं, करण की जो परिभाषा है वो क्या है। तो साधक तमम करणम, साधक तमम करणम। इसके पहले कर्म कारक में जब हमने पढ़ा तो उसमें इच्छित तमम, तमम मतलब जब हम लगा रहे हैं इट मीन्स कि कंपैरेटिवली जब हम देखेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर, जैसे गुड बेटर बेस्ट। तो इसमें से स्ट्रॉन्ग है वो क्या है, बेस्ट है ना, गुड से अच्छा बेटर, बेटर से अच्छा बेस्ट। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो बेस्ट जो साधन होगा, ठीक है, वही करण है। क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक जो होता है उसे करण कहते हैं। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है, और उस एक्शन करने के लिए जो भी चीज़ें सहायक होती हैं, जो भी हेल्पिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब की करण संज्ञा होती है। लेकिन तृतीय विभक्ति का जो करण है वो किस में लगाया जाएगा, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा सहायक हो मतलब कि जिसकी सहायता के बिना जो एक्शन है वो कंप्लीट ही ना हो पाए, वो क्रिया कंप्लीट ही नहीं कर सके करता, वही जो साधन है वही सबसे इम्पॉर्टेंट साधन होता है और उसी की करण संज्ञा होती है। यहाँ पर वो बताने के लिए तमम का प्रयोग किया है। ठीक है, तो क्या है इसके उदाहरण आगे लिखा हुआ, कर्मवाच्य और भाववाच्य कर्ता में तथा करण में तृतीय विभक्ति। तो तृतीय विभक्ति का जो प्रयोग है वो 3 जगह बताए। एक तो करण कारक में बताया, एक कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य परिवर्तन में हम जो नॉर्मल वाक्य बनाते हैं जिसमें सब्जेक्ट पहले रहता है और सब्जेक्ट प्रथम विभक्ति में रहता है ज़्यादातर, तो उसमें हम उसे बोलते हैं कर्तवाच्य। ओके, एक्टिव वॉइस इंग्लिश में बोले यदि तो जहाँ पर कर्ता की सबसे स्टार्टिंग में जो कर्ता लिखा हुआ वहाँ पर तृतीय विभक्ति लग गई है तो वो कहलाता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता की तृतीय विभक्ति ही होती है, वो उसका रूल ही है। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश में होता है ना, हैव और हैज़ आएगा तो थर्ड फॉर्म ही लगेगा, कंटिन्यूस आएगा तो आईएनजी ही लगेगा, वैसे ही कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता की तृतीय विभक्ति ही होगी, ये भी रूल है। ओके, सो अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहला एग्जांपल है लेखन्याम पत्रम लिखति, कलम से या लेखनी से पत्र लिखता है। अब जो करता है उसका जो एक्शन है वो क्या है, लिखना। ओके, राइटिंग है, क्या लिखना, पत्र लिखना। तो लिखना तो क्रिया हो गई, क्या लिख रहा है, पत्र। तो पत्र क्या हो गया, कर्म हो गया। तो पत्र और लिखना ये 2 चीज़ें हट गई। अब लिखने का जो काम है वो किससे किया जाएगा, कलम से ही किया जाएगा, पेन से ही किया जाएगा। तो पेन में जो है वो करण कारक हो जाएगा। अब हम इसको समझने के लिए यहाँ पर ये लिखा है मैंने कि लिखने में जो है वो कलम की ज़रूरत है, मतलब पेन की, इंक की ज़रूरत है, हाथ की ज़रूरत है, पेपर की ज़रूरत है, सभी सहायक हैं कि नहीं है ना। लेकिन इसमें सिर्फ यहाँ पर लेखनी का वर्णन किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर लेखन्या, लेखनी का जो तृतीय फॉर्म है लेखन्या वो बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे लेखनी की तृतीय विभक्ति लगेगी। क्योंकि इन सभी के अभी जैसे यहाँ पे ये लिखा होता हाथ से पत्र लिखता है तो हाथ की तृतीय विभक्ति हो जाती,
ठीक है। जो यहाँ पर साधन इम्पॉर्टेंट है वाक्य में जो लिखा हुआ है उसी की कर्ण संज्ञा होगी। जो नहीं लिखा है भले वो कितना भी सहायक हो लेकिन हम उसकी तृतीय विभक्ति नहीं लगा सकते ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि घुमा के इस तरीके से जो बात की गई है उसका सीधा सा मतलब ये है कि वाक्य में क्रिया को करने के लिए जो सबसे सहायक साधन लिखा हुआ है उसी की ही तृतीय विभक्ति लगाई गई है। बशर्ते और भी कई साधन हो सकते हैं लेकिन हमको जो वाक्य में लिखा हुआ है उसकी तृतीय विभक्ति लगानी है। ठीक है। अब जैसे यहाँ लिखा राजा रथेन गच्छति, राजा रथ से जाता है। अब जाने के लिए तो सबसे पहले तो पैर से चलेगा ना, तब ही तो रथ पे चढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा सहायक तो पैर ही है, लेकिन यहाँ पैर का तो उल्लेख नहीं है ना। ये अंडरस्टूड चीज़ें छोटी छोटी सी। तो सबसे ज़्यादा सहायक क्या है कि किस माध्यम से जा रहा है, रथ से जा रहा है। तो राजा कर्ता हो गया, जाना क्रिया हो गई। उसकी जो जाना की जो क्रिया है वो किससे संबंधित है, किसके माध्यम से हो रही है, किसके द्वारा हो रही है। देखो से और के द्वारा आ रहा है, के रथ से या रथ के द्वारा, तो रथ ही इसका करण होगा। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन से भी करण को निकाला जा सकता है। जैसे हमने कर्म कारक में देखा था, राजा किससे जाता है, राजा रथ से जाता है। ठीक है। अहम मुखेन दुग्धम पिबामी, तो मैं दूध पीता हूँ। कैसे दूध पीता हूँ, मुख से। तो दूध पीने की जो क्रिया है वो किससे सिद्ध हो रही है, मुख के माध्यम से सिद्ध हो रही है। तो अहम कर्ता हो गया, पिबामी क्रिया हो गई, दुग्धम क्या पीता है, दूध पीता है, तो कर्म कारक हो गया। कैसे पीता है, किससे पीता है, तो मुख से पीता है, तो ये यहाँ पर करण हो गया। तो इस तरीके से हमने 2-3 उदाहरणों के माध्यम से समझा कि करण किसे कहते हैं और करण कारक को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब इस वाले पॉइंट में अनुक्त कर्ता में हम समझेंगे कि कर्ता की तृतीय विभक्ति कैसे होती है भाववाच्य कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में तृतीय विभक्ति होती है, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रथम विभक्ति होती है। जैसे ये उदाहरण है रामेण वाणेन हतो बलि। ठीक है। यहाँ पे जो रामेण है वो तृतीय विभक्ति हो गई कर्ता की। ठीक है। और वाणेन की भी तृतीय विभक्ति हो गई। तो यहाँ पर 2 तृतीय विभक्ति हो गई। तो इसलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये तो करण की वजह से इसकी तो तृतीय विभक्ति होनी है। राम ने वाण से वाली को मारा, ये इसका मीनिंग है। अब राम ने मारा, क्रिया हो गई हतो। किसको मारा, बलि को मारा, ये हो गई कर्म। किससे मारा, वाण से मारा, तो ये हो गया करण। लेकिन चूंकि ये कर्मवाच्य है इसीलिए कर्ता की भी तृतीय विभक्ति होगी। जो हतो है, हतो जो क्रिया है वो हमारी लगती है आत्मनेपद और परस्मयी पद आपने लर्न किए होंगे। तो जो आत्मनेपद और परस्मयी पद के जो रूप हैं उसमें से आप बताइए कि ये किसका रूप है। जैसे अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं, कर्तवाच्य बनाएं, तो क्या आएगा, रामेण वाणा हंति, रामः वाणेन हंति। तो रामः वाणेन हंति में क्या है, रामा एक वचन लिखा हुआ है, वाणेन तृतीय विभक्ति लिखी हुई करण की वजह से, हंति क्रिया का जो रूप है वो दिया हुआ है। ये परस्मयी पद हो गया, ये आत्मनेपद हो गया। हतो जो है वो आत्मनेपद का रूप है। और जब हम कर्तवाच्य कर्मवाच्य बनाते हैं, जब कर्ता हमारा तृतीय विभक्ति का होता है तो हमारा जो क्रिया है वो आत्मनेपद के हिसाब से चलती है और इसमें कर्तवाच्य में क्रिया परस्मयी पद के हिसाब से चलती है, लेकिन कर्ता एक वचन होता है। तो इस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो जब हम क्रिया में करण में तृतीय विभक्ति लगा रहे हैं और यदि वाक्य कर्म का वाच्य का है तो वहाँ हमें कर्ता में भी तृतीय विभक्ति लगानी है। ये समझाने के लिए यहाँ पर ये वाला सूत्र है। जैसे यहाँ पर एक है तेन पत्रम लिख्यते, तो लिखती होता है वैसे तो, लिखती लिखता लिखंती, लेकिन लिख्यते लिख्यते लिख्यन्ते ये जो है ये दूसरे पद के रूप हैं। तो जब हम वाच्य परिबंध पढ़ाएंगे तब आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ा देंगे इसको। अभी इस कॉन्टेक्स्ट में इतना ही समझ लेना काफ़ी होगा कि आपको तृतीय विभक्ति कहाँ कहाँ लगानी है। तो अब देखिए यहाँ पे करण नहीं है कहीं पर भी, लेकिन यहाँ पर जो तेन है वो चूँकि ये लिखते है कर्मवाच्य है इसीलिए यहाँ पर सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई, सह का तृतीय विभक्ति का जो रूप है वो तेन है और वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे उपपद विभक्ति करण कारक की, तो उपपद विभक्ति किसे कहते हैं, जब कारक का डिसाइड होना किसी क्रिया के माध्यम से नहीं होता है। सिंपल कुछ शब्द होते हैं और उन शब्दों का प्रयोग वाक्य में यदि हो गया है तो वहाँ पर वो कारक का प्रयोग होना है। तो बस ऐसे ही उपपद विभक्ति में करण कारक में जितने भी शब्द आएंगे वहाँ पर हमको करण का प्रयोग करना है। जैसे कि सहयुक्त न प्रधान, मतलब वाक्य में अगर सह अर्थ वाले शब्द आ गए, सह अर्थ वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, सह, साकम, सार्धम, समम। तो जब ये वाले शब्द वाक्य में लिखे हों तो आपको बिना सोचे समझे ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देना है।
बस सो सिंपल। अब इसमें ना तो क्रिया का बात हुई है ना कर्ता की बात हुई, कुछ भी नहीं। उपपद विभक्ति में यही होता है कि जितने भी प्रकार के शब्द हैं, स्पेशल वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स यदि उस वाक्य में प्रेजेंट हैं और अगर वो नियम जिस भी कारक से संबंधित है तो वहाँ पर उस विभक्ति का प्रयोग हमको कर देना है। ओके, तो इसके उदाहरण में देखिए आप, रामेण सह लक्ष्मणं वनं गच्छति। अब यहाँ पर सह आया है, सह आने से राम की तृतीय विभक्ति हो गई है, जबकि ये वाच्य परिवर्तन नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्रिया के हिसाब से परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए ये उपपद विभक्ति में है। अगर ये यहाँ पर क्रिया के हिसाब से परिवर्तन होता तो ये अनुक्त जो हमने इसके जस्ट पहले रूल पढ़ा उसके अंदर चला जाता, क्योंकि राम की तृतीय विभक्ति है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो इसमें कन्फ्यूजन कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर सह का प्रयोग है। यदि सह है तो आपको फिर यहाँ पे और सह लगे, सह अगर आया है तो बनेगी किसकी तृतीय विभक्ति? कर्म की बनेगी, कर्ता की बनेगी, किसकी बनेगी? तो किसके साथ, जिसके साथ आंसर आए उसी की तृतीय विभक्ति लगेगी। जैसे कि रामेण सह लक्ष्मणम, तो किसके साथ लक्ष्मण बन के गए? राम के साथ। तो राम के साथ गए तो राम की ही बनेगी, ठीक है, लक्ष्मण की नहीं बनेगी। तो रामेण सह लक्ष्मणं वनं गच्छति। तो ये पहचानने का तरीका है कि सह का जो मीनिंग है साथ में वो जिसके साथ एसोसिएट होकर निकल रहा है उसी शब्द की, उसी संज्ञा सर्वनाम की ही तृतीय विभक्ति लगने वाली है। जैसे कि त्वं मया सार्धम आपणम चल, आपणम मतलब होता है बाजार, तो तुम मेरे साथ बाजार चलो। तो तुम मेरे साथ, तो मेरे साथ में आया ना, मेरे साथ में, तो त्वं की नहीं आई तृतीय विभक्ति, किसकी आई? मया, ठीक है, मम की आई। तो सार्धम मतलब भी साथ में होता है, तो मेरे साथ। पुत्रेण सह पितरा आगता, पिता के साथ पुत्र, तो किसके साथ पिता आया? पुत्र के साथ, तो पुत्र में लगेगी तृतीय विभक्ति, पिता में नहीं लगेगी। मोहेन साकं न अहं गमिष्यामि, मैं मोहन के साथ नहीं जाऊंगा, किसके साथ नहीं जाऊंगा? मोहन के साथ नहीं जाऊंगा, तो मोहन में लगेगी तृतीय विभक्ति। मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे उदाहरण, सिंपल है। पहला पॉइंट ये है कि आपको वो शब्द याद रखने हैं। कौन सा शब्द है? सह के साथ वाले जितने भी अर्थ वाले संस्कृत के शब्द हैं, सह, साकम, सार्धम, समम, 4 शब्द बताए हैं, वो यदि वाक्य में प्रेजेंट हैं तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होना है। अब तृतीय विभक्ति का प्रयोग किस में होना है ये डिसाइड करने के लिए जब आप उसका मीनिंग निकालेंगे किसके साथ करके, तो जो आंसर आए उसी शब्द में तृतीय विभक्ति लगनी है। राम के साथ, मेरे साथ, पुत्र के साथ, मोहन के साथ, तो वो वहाँ पर उसी शब्द की तृतीय विभक्ति लगानी है। दूसरा पॉइंट है एन अंगिन विकारा, मतलब कि शरीर के किसी भी अंग का विकार बताने के लिए जब वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ पर भी तृतीय विभक्ति लगती है। किसकी? उस अंग में। जैसे आँख में कोई समस्या है, अगर वो बताया जा रहा है तो आँख में, बालों में, हाथ में, पैर में, पेट में, सिर में, जहाँ पे भी विकृति है या कोई विकार है वहाँ बताने के लिए यदि कोई वाक्य का बनाया जा रहा है तो उस अंग की तृतीय विभक्ति होगी। ये है उसके एग्जाम्पल्स। सह नेत्रेण काणः अस्ति, वह नेत्र से काणा है, ठीक है, तो एक काणा मतलब होता है एक आंख जिसकी खराब है, तो नेत्र, नेत्रेण, ओके, तृतीय विभक्ति आ गया। सह पादेन खंजा, एक पैर, खंज मतलब होता है जो लंगड़ा के चलते हैं, पादेन एक पैर। सह सिरसा खलवटा, खलवटा मतलब होता है जिसके साथ गंजा, जो गंजा हो गया है वो, ओके। मोहना कर्णाभ्याम भद्रो अस्ति, अब मोहन कर्णाभ्याम, यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग, वचन का जरूर ध्यान रखना है। कर्णाभ्याम मतलब कि दोनों कानों से बहरा हो गया है, इसलिए यहाँ पे कर्णाभ्याम है। अब यहाँ पे एक आंख थी तो नेत्रेण था, अब यहाँ पे दोनों, अंधा यदि होगा तो दोनों आंखों से ही तो होगा, एक आंख से तो काना होता है, दोनों आंखों से अंधा होता है, तो जब दोनों आंखों का प्रयोग होगा तो नेत्राभ्याम आ जाएगा। एक पैर से खंज होता है, दोनों पैर से पंगु होता है, तो यहाँ पे पादाभ्याम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर पादाभ्याम है तो दोनों पैर, नेत्राभ्याम है तो दोनों आंख हैं, एक नेत्र है तो नेत्रेण, एक पैर है तो पादेन। इस तरीके से इनके उदाहरण है कि जो अंग का बताया हुआ है, बस आपको अंग का ये ध्यान रखना है कि एक वचन है कि द्विवचन है, उस हिसाब से बस आपको लिखना है, ओके। इस तरीके से ये बिल्कुल, ये बहुत एग्जाम्पल्स में आते हैं अंगों का विकार वाले, और सिंपली पूछा जाता है, शुद्धि अशुद्धि में भी पूछा जाता है, ट्रांसलेशन में भी पूछा जाता है। तब आप यदि इसमें ध्यान नहीं रखोगे कि अंग विकार में तृतीय विभक्ति आएगी तो आप सिंपल इसमें द्वितीय विभक्ति लगा दोगे। कई बच्चे लगा देते हैं, कर्म कारक लगा देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। आपको ये पॉइंट स्पेशल ध्यान रखने हैं हर कारक के कि कहाँ पर तृतीय विभक्ति आनी है, तभी आप ट्रांसलेशन को सही करना और शुद्ध और अशुद्ध को सही करना, वाच्य परिवर्तन को करना, ये सब तभी हो पाएगा पॉसिबल, है ना। इसलिए हम ये रूल्स पढ़ रहे हैं। तो ये आपको समझ में आएगा कि जहाँ पे भी अंग विकार की बात आ रही है वहाँ पर हमको करण कारक लगाना है उस अंग में। तीसरा पॉइंट है, 3 शब्द हैं, पृथक, बिना और नाना। पृथक मतलब अलग, बिना मतलब एब्सेंस, उसके बिना, नाना मतलब अनेक प्रकार के योग में भी तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है, द्वितीय का भी होता है और पंचमी का भी होता है। अब ये पढ़ने की क्या जरूरत है, जब तीनों के हो रहे हैं तो बस ठीक है ना, जिसका भी बना देंगे उसमें चल जाएगा, द्वितीय में भी लिख देंगे तब भी सही। तृतीय
इसकी ज़रूरत तब जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं तब तो ठीक है कि आप द्वितीय में बना देंगे तब भी सही, तृतीय में बना देंगे तब भी सही, पंचमी बना देंगे तब भी सही। लेकिन यदि वाक्य बन के आ गया शुद्ध अशुद्ध के लिए और फिर आपको ये रूल पता नहीं है तो जरूर आप गड़बड़ कर दोगे। अगर तृतीय में बना हुआ है और पंचमी में भी बनाया हुआ है और द्वितीय में भी बनाया, और फिर वो पूछे कि इनमें से बताओ कौन सा वाक्य सही है, और आप फिर कोई एक लगा दोगे जबकि वहाँ पर लगाना उपरोक्त तीनों सही है। इसीलिए इस चीज़ को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके उदाहरण में क्या है, तो ये तीनों के हिसाब से उदाहरण बनाए। त्वम बिना अहम न पठितुम, त्वम बिना अहम न पठितुम, त्वत् बिना अहम न पठितुम। तो त्वम, त्वया और त्वत्, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति, तीनों के साथ इसको बनाने पर ये तीनों के साथ सही है। ठीक है, जैसे ग्रामम द्वितीय विभक्ति, ग्रामीण तृतीय विभक्ति और ग्रामात पंचमी विभक्ति, इसके साथ पृथक शब्द आया यहाँ पर बिना शब्द आया। ठीक है, तो इनके साथ में बनाने पर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इनको बना सकते हैं। राधाम, राधाया, राधाया, बिना अहम न जीवती, तो यहाँ पे भी बिना आया है। तो आप जब बिना पृथक देखेंगे तो आपको उनके साथ में तीनों में से कोई भी सही चलेगा, कोई भी गलत नहीं माना जाता है। कंडीशन क्या है, जब बिना पृथक और ना आए। ऐसा हर जगह नहीं होगा कि आप ये शब्द छोड़ दो और फिर कहो कि नहीं बना सकते, नहीं। इन तीन शब्दों के साथ में ही ये कंडीशन है कि यदि ये तीन वर्ड्स आते हैं तो द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों विभक्तियों के जो वाक्य बनेंगे वो सही माने जाएंगे। नेक्स्ट है स्वभाव को बताने में भी तृतीय विभक्ति होती है। इसका तो मीनिंग भी से निकलता है ना कि कोई स्वभाव से कैसा है, वह स्वभाव से मृदु है, कठोर है, झगड़ालू है, झूठा है, सत्यवादी है, धार्मिक है, कैसा है वो। तो वहाँ पर यदि सीधा प्रकृति या स्वभाव शब्द लिखा है तो उसमें भी तृतीय विभक्ति लग जानी है। किसमें, प्रकृति और स्वभाव में तृतीय विभक्ति लग जानी, ये बताने के लिए यहाँ पर ये नियम बताया है। तो शिशु प्रकृति सरल भवति, शिशु प्रकृति से सरल होते हैं। सह स्वभाव धीरव, स्वभाव से धीर है। तो यहाँ पर ज़्यादा कठिन नहीं है ये चीज़, तो आसानी से, क्योंकि उसके मूल चिन्ह के साथ में इसका मीनिंग निकल के आ रहा है, इसीलिए हमको इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। प्रकृति और स्वभाव में ही तृतीय विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, फिर है समानार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं, तुल्य, सम, समः, सदृश के योग में भी तृतीया और षष्ठी, षष्ठी भी सही है, इसमें तृतीया भी सही है। ठीक है, तो जहाँ पर समम वाले या तुलनात्मक जब शब्द जैसे तुल्य लिखा हुआ है या पिता के जैसा पुत्र है तो लिखा हुआ है। अब जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखा, सह पित्रा समम अस्ति, किसके समान, तो पिता के समान, तो पिता में लगेगी तृतीय विभक्ति। अर्जुन सम धनुर्धर नासीत, किसके समान, धनुर्धर नहीं, अर्जुन के समान, तो अर्जुन में तृतीय विभक्ति लगेगी। राधाया मुखम चंद्रेण तुल्यम न आसीत, किसका, राधा का मुख किसके तुल्य नहीं है, चंद्रमा के तुल्य नहीं है, तो चंद्रेण में आ गई। तो इस तरीके से जब तुलना की जा रही है, तुलनात्मक जब शब्द आ रहे हैं, समः, समानम, तुल्यम, और वहाँ पर जिसके लिए आ रहा है वो शब्द, उसमें तृतीय विभक्ति लगेगी। जैसे हमने साथ में देखा था ना, के साथ, किसके साथ, तो उसमें तृतीय विभक्ति लगी थी। ऐसे ही यहाँ पर भी किसके समान, तो वहाँ पर उसमें तृतीय विभक्ति लगेगी। फिर मत, मतलब कि कोई चीज़ के लिए मना कर रहे होते हैं तब तृतीय विभक्ति लगाती ना, ऑर्डर भी में तब भी होता है, झगड़ा मत करो, हंसो मत, तो अलम विवादेन, अलम हसीतेन, इस टाइप के वाक्यों में भी जहाँ पर अल का प्रयोग होता है वहाँ पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे विवादेन, हसीतेन, ये तृतीय विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकृति एवं स्वभाव में जो बातें होती हैं उनके साथ भी तृतीय विभक्ति लगती है। क्या लगती है प्रकृति एवं स्वभाव में, कि वह गोत्र से कैसा है, वह प्रायः किस तरीके के काम करता है, वह सुख और दुख से जाना जाता है। मतलब कि कोई चीज़ को जानने के लिए जो ज़्यादातर टाइम व्यक्ति करता है काम, उस व्यक्ति को पहचान करने के लिए वहाँ पर भी तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। ये कुछ मिलता जुलता प्रकृति और स्वभाव से मिलता जुलता पॉइंट है, लेकिन वहाँ पर प्रकृति और स्वभाव लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्रकृति और स्वभाव नहीं लिखा मिलेगा आपको। यहाँ पर लिखा होगा वह गोत्र से ब्राह्मण है, वह प्रायः झूठ ही बोलता रहता है, वह बहुत ज़्यादा सुख उसको पसंद नहीं है। इस टाइप की जब बातें आती हैं तो वहाँ पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग हमको करना है। नेक्स्ट है हेतु में तृतीय विभक्ति होती है। हेतु मतलब होता है कि जिस वजह से जो चीज़ होती है, जैसे कि पुण्येन दृष्टो हरि, पुण्य की वजह से, अच्छे काम की वजह से भगवान के दर्शन हुए। अध्ययन वसति, किसकी वजह से रह रहे हो, यहाँ पर पढ़ने के लिए रह रहे हो। किसकी वजह से रह रहे हो, रोजगार के लिए रह रहे हो। किसके लिए रह रहे हो, मनोरंजन के लिए रह रहे हो। मूवी किसके लिए देखने गए, मनोरंजन के लिए देखने गए। तो वहाँ पर भी हेतु में भी तृतीय विभक्ति होगी, ये ध्यान रखना है। किसके कारण, जिसके कारण, अधि वसति, पुण्येन, दिष्टो, ये जो रूप हैं इसके लिए भी आपको तृतीय विभक्ति का उपयोग करना है। मतलब हेतु जो कारण है, हेतु जो है उसमें भी तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, लास्ट है जिस रूप से जो पहचाना जाता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर एक जैसे होता है ड्रेस कोड टाइप का, जो जहाँ पर एक ड्रेस कोड की बात होती है वहाँ पर भी तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे कि अगर कोई तपस्वी है तो वो जटाएं रखा होगा, भगवा बना होगा, तो वो जटा के रूप में जाना जाएगा कि भैया वो तपस्वी है, तो जटा भी तपस्सा, तापसा।
जैसे ब्लैक कोट पहने एडवोकेट जाने जाते हैं, एप्रन पहन के डॉक्टर जाने जाते हैं, तो नर्सिंग स्टाफ का एक ड्रेस कोड होता है, सबके अपने अपने एक ड्रेस कोड होते हैं। जैसे ही हम वो ड्रेस कोड देखते हैं तो जैसे दिगंबर जी जो होते हैं उनका अपना एक रूप होता है, श्वेतांबर जी होते हैं उनका अपना एक रूप होता है। तो हर एक जगह पर एक पर्टिकुलर चिन्ह के माध्यम से जिनको सभी जगह जाना जाता है, वहाँ पर जब ऐसी बात आती तो वहाँ पर भी आपको तृतीय विभक्ति लगानी है। अब यहाँ पर जटा में लगेगी तृतीय विभक्ति, पर जटाएँ बहुत सारी होती है तो इसलिए जटा भी करके बहुवचन की बनाया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर से और के द्वारा चिन्ह भी निकल के आ रहा है, तो आपको ईजी होगा पहचानने में। तो कुछ जगह पर तो बिल्कुल चिन्ह से ही मालूम हो रहा है कि हाँ यहाँ पर तृतीय विभक्ति लगेगी। कुछ जगह पर शब्दों के माध्यम से के समान जहाँ जैसे वहाँ पर आए तो षष्ठी विभक्ति तृतीय विभक्ति लगा सकते थे। अध्ययन के लिए आ रहा है यहाँ पर, लेकिन के लिए जबकि इसका चिन्ह नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ तृतीय विभक्ति लगाई हुई है क्योंकि हेतु के लिए बताया। तो इस तरीके से कर्ण कारक जो है उसमें कितने जगह पर हम कर्ण कारक लगाएंगे वो सब हमने इसमें देखा। ब्रीफ करती हूँ मैं। सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट साधन दिया हो वाक्य में उसमें तृतीय विभक्ति लगानी है। दूसरा है कर्मवाच और भाववाच के कर्ता में भी तृतीय विभक्ति लगानी है। नेक्स्ट कुछ उपपद विभक्ति के शब्द हैं जिन शब्दों का प्रयोग होने पर भी आपको तृतीय विभक्ति लगानी है, जैसे के साथ के लिए, जैसे जिसमें सम समम साधर्म आएगा। किसी अंग का विकार यदि बताना है आपको तो वहाँ पर उस अंग में तृतीय विभक्ति आएगी। हेतु की सिद्धि के लिए तृतीय विभक्ति आएगी। समानता और तुल्यता बताने के लिए तृतीय विभक्ति आएगी। स्वभाव और प्रकृति में तृतीय विभक्ति आती है। स्वभाव और प्रकृति को बताने के लिए भी तृतीय विभक्ति आती है जबकि वहाँ पर स्वभाव और प्रकृति नहीं लिखी हो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कुछ जगह पर हमको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है और उन तृतीय विभक्ति का प्रयोग करने से और पृथक, बिना और नाना के शब्दों में भी द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों विभक्ति सही होती हैं सिर्फ उन तीनों शब्दों के साथ में। तो इस तरीके से आप इनको ब्रीफ कर लेंगे। 5-7 पॉइंट आते हैं, आसानी से याद किए जा सकते हैं। और जब आप वाक्य पढ़ें तो सबसे पहले जो स्पेशल पॉइंट होते हैं उनको एक्सक्लूड करें कि नहीं ये तो नहीं है इसमें, ये तो नहीं है, ये तो नहीं, फिर उसका जनरल नियम लगाया करें। ये मेरी आप लोगों के लिए एक टिप है कि कोई भी वाक्य ट्रांसलेशन के लिए आता है या शुद्धि करने के लिए आता है, फर्स्ट 2 चीज़ें हैं। एक जनरल नियम जो साधारण चिन्ह के माध्यम से पहचाना जाता है और एक है विशेष नियम जहां पर कुछ विशेष शब्दों के माध्यम से वहां पर वो कारक चिन्ह का प्रयोग किया है। सबसे पहले आप विशेष नियम लगाइए कि कहीं इसमें ये शब्द तो नहीं आया जहाँ तृतीय विभक्ति लगती, कहीं इसमें ये चीज़ तो नहीं लिखी जिसमें ये विभक्ति लगती है। उसके बाद जाके सामान्य नियम लगाइए तो आपकी चीज़, आपका जो वाक्य है वो कभी गलत नहीं होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसको सॉल्व करिए, क्योंकि क्या होता है जल्दी जल्दी हम सीधे सीधे चिन्ह देखते हैं और तुरंत टिक कर देते हैं और फिर उसमें गलती हो जाती है। अगर आप पहले विशेष नियम को निकाल के रखोगे ना तो फिर गलतियाँ होने की संभावना कम हो जाती है। तो इस तरीके से कारक चिन्ह का जो तृतीय विभक्ति का कर्ण कारक का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। इसके आगे हम चतुर्थी विभक्ति पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं। धीरे धीरे और कम ही होता चला जाएगा। ये 2-3 स्टार्टिंग के थोड़े से बड़े बड़े हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करिएगा। जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ पे आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।